बेटा 1 मार्क के क्वेश्चंस कुछ तो थोड़े बहुत होंगे ना आपके, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, 1 मार्क के क्वेश्चंस थोड़े बहुत होने चाहिए। चलो स्टार्ट करो, इफ यू हैव योर वर्कशीट है बेटा। वर्कशीट एक्चुअली मैंने सब इसमें रखी हुई है, प्रिंट आउट भी ना, मैं दे दिया करूंगी आगे से। कौन है? नहीं खुलेगा, मेरे सामने बैठे हो, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम खोलो इंस्टाग्राम। A bridge across a river, पहला दिया हुआ है, a bridge across a river makes an angle of 45 degree। क्या? जो आपके एग्जाम्पल में भी है, मुझे एग्जाम्पल के भी 2-3 क्वेश्चंस बता दें आपको। A bridge across a river, so the worksheet says there's a bridge across a river। आपने जो क्वेश्चन किया था ब्रिज का, वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट इन द सेंस परपेंडिकुलर था टू द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का बैंक ऐसे बना हुआ था और ब्रिज ऐसे बना है, ठीक है, ये रिवर नीचे जा रही है तो ब्रिज अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर है। अब क्या हो रहा है कि अगर आपकी रिवर जा रही है इस तरह से, दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, तो ब्रिज जो है वो एक एंगल पे बना है और वो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज, लेंथ ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर्स, ठीक है, ये दूसरा बैंक आ गया। ब्रिज का काम ही होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में लेके जा रहा है, हमें रिवर क्रॉस करवानी है। सो अक्रॉस द ब्रिज लेंथ इज 150 मीटर्स। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर? विड्थ ऑफ द रिवर हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ब्रिज जो है वो स्लैंटिंग में बना है 45 डिग्री के एंगल के साथ, हमें निकालना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। नीचे नदी है, ब्रिज ऐसे टेढ़ा है, तो ब्रिज जो टेढ़ा है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो लेट मी से AB इज द विड्थ ऑफ द रिवर, AC इज द ब्रिज, AB इज विड्थ ऑफ द रिवर। आयान अभी काम चल गया ना बेटा? एंड AC इज द ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर्स। एंगल ACB दिया हुआ है 45 डिग्री। बस ठीक है, ABBC इक्वल होंगे ना? वैसे क्यों इक्वल होंगे? ABBC अगर मैं कह रही हूँ इक्वल होंगे तो व्हाई? बिकॉज ऑफ 45 डिग्री एंगल, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। AB will be equal to BC because of isosceles right triangle। समझ में आ गया है ना? तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाँ, रीजन आपको पता होना चाहिए, दिमाग में इंस्टेंटली स्ट्राइक करेगा, तभी अच्छे से आप अपना रिस्पॉन्स जो रेशियो होता है वो बढ़ा देते हो, और कुछ नहीं होता इससे। तो ACB इज 45 डिग्री। क्लियर हो गया महक आपको? अब आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी है, तो आप अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, और क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है तो हम वही लगाते हैं, ठीक है ना? Yes, तो आई हैव टू फाइंड AB इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, AB अपॉन AC। अब ध्यान रखना है आपको, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो मेरा लगेगा sin 45 डिग्री, ठीक है। AB निकालना है हमें, AC दिया हुआ है 150, sin 45 1/√2, ठीक है ना? तो यहां से इफ यू वांट आप देख सकते हो, बाद में भी कॉपी कर सकते हो, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि सम पीपल दे प्रेफर, some students they prefer पहले देखें उसके बाद आराम से कॉपी करें। 75√2 meters, this is the width of the river। ठीक हो गया? पाना बुक्स भेज रहे हैं, कहा क्यों नहीं रहा है RD शर्मा क्लास 10? बच्चे पढ़ ले, मैं पढ़ लूंगा साथ में। हाँ अच्छा, पता जो अच्छा बच्चा होता है उसको छेड़ते नहीं होते, जैसे आयान है, इसको छेड़ के बाद में बनाना भी पड़ता है ना?
है ना? मैं तुम्हें सिर्फ उतना पिंग करती हूँ जितना तुम टॉलरेट कर सको और जिससे तुम पढ़ लो, बस उससे ज्यादा नहीं मैं करती। इतना तो मैं समझती हूँ, तुम्हें ज्यादा करती हूँ, तुम उसके बाद पढ़ना शुरू करते हो। तुम्हें कितना करो कि तुम पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, ये लो, समझ में आ गया ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज अनदर क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट। ये आपके ना एग्जाम्पलर में होगा, बोर्ड्स में ये आए ना आए, लेकिन आपके टर्म पेपर में कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा। एक बार तो स्कूल वाले पेपर में डालते ही हैं। अलग क्वेश्चन होता है, इसकी केस स्टडी बनकर भी आ सकती है, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वन ऑफ योर साइंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? अभी हमने थोड़ा बहुत ये मैथ्स में भी किया था कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड, मिरर का काम क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है उसे एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर देगा, राइट? नाउ इफ आई प्लेस माय बॉटल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर यहाँ है, मैंने बॉटल यहाँ रखी, तो मिरर भी उतना ही डिस्टेंस शो करके उस बॉटल को प्लेस करेगा। मिरर इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लाउड। अब कई बार ना क्लाउड की जगह बर्ड भी दिया होता है, ठीक है? क्लाउड क्वेश्चन है ये आपका क्लाउड का रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्लाउड का रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कहा जाएगा। मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में क्लाउड क्वेश्चन होगा ना तो यही होगा, राइट? So it says the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the lake. ठीक है, ये जमीन, ये लेक जा रही है, यहां से इस लेक से 60 मीटर ऊपर आप खड़े हो और यहां से आपने क्लाउड को देखा, सी, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन को उसने कहा है इज 30 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक बार देख लो इसको, ड्रॉ बाद में करना, पहले एक बार देख लो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इतना इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ इसमें डायग्राम और एक चीज हमने जो रिफ्लेक्शन की हमने अब तक पढ़ी है 9th में भी 10th में भी, वही चीज यूज होगी और साइंस में भी आपने पढ़ी होगी। दिस इज लेक, AB इज द लेक, ठीक है? तो जहां वो पॉइंट इंटरसेक्शन बन जाएगा मैं उसे बना दूंगी, दिस इज द लेक। सो C इज अ पॉइंट, दिया तो नहीं हुआ? नहीं, तो C इज AC इज 60 मीटर, पॉइंट अबव द लेक। पर इधर देखो, ठीक है, AC 60 मीटर, पॉइंट अबव द लेक। यहां से आपने क्लाउड को देखा, तो लेट मी नेम दिस क्लाउड D। ये D हमारा क्लाउड है, ठीक है? सो एंगल ऑफ एलिवेशन मैं यहाँ पर पॉइंट E नेम दूंगी, मतलब जो इंटरसेक्शन बन जाएगा, एंगल DCE इज 30 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ खड़े होकर आपने क्लाउड को देखा अपने बाइनोकुलर से, आपको 30 डिग्री के एंगल को एडजस्ट करना पड़ा टेलीस्कोप को, आपको क्लाउड अच्छे से दिख गया। उसके बाद कहा है ये क्लाउड क्योंकि लेक के ऊपर था, लेक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वो दिखाते हैं ना आजकल वो क्रिस्टल क्लियर वाला पानी आपको नीचे बोट दिख रही है, वैसा ही एक लेक था। उस लेक के बिल्कुल नीचे आपने देखा तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनती है, ठीक है? और यूजुअली जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम नेम देते हैं डैश नेम, राइट? तो अगर, हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगर D ऑब्जेक्ट है तो उसकी रिफ्लेक्शन को हम बोल देते हैं D डैश, ठीक है? सो D डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। D dash is the reflection of cloud in the lake. ठीक हो गया? तो यहां से खड़े हुए एक बंदे ने देखा टेलीस्कोप को ऊपर क्या 30 डिग्री पर क्लाउड दिख गया, फिर उसने यहां से इस एंगल, इस रिफ्लेक्शन को पानी में देखा, तो उसको अपने टेलीस्कोप को एडजस्ट करना पड़ा 60 डिग्री पर। क्लियर हो गया? ये पूरा क्वेश्चन है आपका, क्लियर हो गया इतना? दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन दैट the person who's standing 60 meters above the lake, उसने क्लाउड को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखा इन द लेक। अब लेक क्या है? इट एक्ट्स एज अ मिरर। इफ आई से, ये समझ में आता है कि नहीं? मैं कह रही हूं DB इज इक्वल टू D डैश B, DB इज इक्वल टू D डैश B, ये समझ में आता है कि नहीं? यस, क्या? क्यों? क्यों? उतने नीचे, उतना ही डिस्टेंस क्रिएट होता है, चाहे वो इल्यूजन में हो, उतना ही डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि मिरर के पीछे कोई डिस्टेंस बढ़ गया,
हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको कहा था मिरर इज द सेंटर पॉइंट। अगर ये बात समझते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस यही चीज इसमें यूज होती है। रेस्ट एवरीथिंग, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, एक 30 एक 60, दैट्स इट। तो लेट द हाइट ऑफ द क्लाउड, let the height of cloud above lake, लेक के लेवल पे हाइट मैंने ले ली h मीटर्स, तो आपकी ये डिस्टेंस कितना है, db इज h मीटर्स। ठीक है, पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगी, बिकॉज मैं कुछ कुछ रब करती रहूंगी। db इज h मीटर्स, क्या समझ में आ गया? ab हमारा लेक था, उसके ऊपर 60 मीटर्स ऊपर हम खड़े हैं, तो AC 60 मीटर्स, वहां से क्लाउड को देखा 30 डिग्री एंगल पर, क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखा 60 डिग्री एंगल पर। जब रिफ्लेक्शन की बात हुई तो मिरर जो है वो लेक इज एक्टिंग एज अ मिरर, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। नाउ बिकॉज द फिगर इज सच, वो दिखती नहीं है, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना होता है, आपको पता है कि db इज इक्वल टू d डैश b, बस ये लिखना होता है कि ये हमें पता है। और db आपने ले ली h मीटर्स, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सी लेवल। अब आप मुझे बताओगे be किसके इक्वल है? b ये पॉइंट है, e ये पॉइंट है, 60 मीटर्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओगे de किसके इक्वल है? h plus 60, h minus 60, de बेटा पूरी h में से 60 माइनस कर दिया। ठीक है, और d डैश e किसके इक्वल है? 60 प्लस h। बस ये चीजें यूज होंगी, दो ट्रायंगल्स बनेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसको और डिफिकल्ट करना है ना, तो क्या होता है, ये अल्फा बीटा देखते हैं, एंगल इज अल्फा, एंगल इज बीटा, एंड देन फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। लिख लिया इतना सारा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हाँ लिखो लिखो आराम से, टेक योर टाइम, पूरी फिगर को एक्सप्लेन कर लो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, जो मैंने लिखा है db इज इक्वल टू d डैश b। बस उसके बाद आपको फिर आपके ट्रायंगल की मेजरमेंट्स, फिर मैंने आपको कहा था कि जहां जहां जो एंगल दिया हुआ है ना, उसकी आर्म्स के साथ देखो कौन सा ट्रायंगल बनता है, वही दो ट्रायंगल्स लेने हैं। एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इसकी आर्म कौन सी है, एक CD और एक CE, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, DEC। इधर इधर उधर बाहर नहीं दिख रहा, क्लाउड बाहर नहीं दिखेगा आपको ना, लेक है नीचे। ठीक है, और यहां से 60 डिग्री एंगल कैसे बना, CE और CD डैश के साथ, तो दिस इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? अब कर दो, अब ये जो लिखा हुआ है AB लेक वगैरह आप कर दो, हाँ ये कर दो ना। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सॉल्व करूंगी। हाइट ऑफ द क्लाउड लिख लिया था, चलो वेरी गुड। मैं पेन भी चेंज कर देता ना, तो मैं मुश्किल है, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल DEC, DE अपॉन CE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। जहां तक हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया होता, तब तक हमारा चुपचाप से आंखें बंद करनी और टैन लगाना, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर, उसके बाद मतलब डू हैव टू थिंक टू मच की साइन कॉस टैन में क्या लगेगा। DE अपॉन CE, तो DE की वैल्यू हमने निकाली थी h माइनस 60, CE उसको ले सकते हो x भी, और tan 60 कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/, तो CE मेरे पास आ जाएगा h माइनस 60 इंटू √3। फिर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, D डैश CE, D डैश EC। ठीक है, 60 वाला देखो ना, ये तो रब कर दो, अभी लिख लिया सारा D डैश B वाला। अच्छा, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, जो अब तक कहते थे ना क्लाउड वाला क्वेश्चन आएगा, वह सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी बुक में, आपके ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। और मुश्किल भी तो है क्योंकि फिगर समझ नहीं आती। द मोमेंट यू क्रैक योर फिगर, क्वेश्चन आपको पता है कि ट्रायंगल्स ही लेने और टैन लगानी, कोई ना कोई रेशो तो लगाओगे ना, है ना, तो कोई भी लगा के देख लो। इन ट्रायंगल D डैश EC, नाउ आई एम गोइंग फॉर सेकंड ट्रायंगल, आई विल टेक D डैश E अपॉन CE इज इक्वल टू tan 60,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, D डैश E आपने लिया था H प्लस 60, CE जो आपने यहां लिखा है वो भी ले सकते हो, tan 60 कितना होता है 3, तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समझ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ये लो बेटा, ये लो, पूछ लो, घबराना नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, फिर सारे मेथड ठीक होते हैं, ठीक है, फिर कोई तेरा मेरा नहीं होता, जिससे आंसर आ जाए ना, और सही मेथड से, आंसर तुक्के से नहीं, सही मेथड से जिससे आंसर आ जाए वो मेथड सबसे अच्छा होता है, राइट। दो ट्रायंगल्स ले लिए, एक है छोटे वाला जिसमें 30 डिग्री एंगल बना, फिर 60 डिग्री वाला ले लिया, और फिर दोनों को सीई निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दो। ये अगर 4 होता है या 5 होता तो ये 4 होता है या 5 होता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या ले देते हैं, हाँ, तो अब ये √3 है, √3 है तो क्या करोगे, 3 हो जाएगा, नहीं आनी चाहिए, ऐसे मत बोलो, H, ठीक है, नहीं आएगी, H प्लस 60, 3H माइनस 180, हाँ जी, तो कहे से आ जाएगी, नहीं आएगी, ऐसे मत बोलो, इतनी मेहनत से मैंने क्वेश्चन करवाया है। 240 is equal to H is equal to 120, हमेशा डबल आता है, H is equal to 120, एंगल के हिसाब से देखना, ठीक है, H is equal to 120, height of the cloud above the lake, height of cloud above the lake is 120, height of cloud above the point of observation is 60 degree, height of cloud above the point of observation, how high is the cloud from the point of observation, so it will be 60 degree, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, डेप्थ ऑफ द लेक तो हम निकाल नहीं सकते, रहने दो, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन इन द क्लाउड, जैसे कह भी सकते हो, व्हाट इज डेप्थ ऑफ द लेक, क्यों, बी डी डैश ही तो है 120 डिग्री, 120 मीटर, सॉरी, समझ में आ गया, डेप्थ ऑफ द लेक आल्सो इज 120 मीटर्स, आप समझ में आ गया क्यों इधर उधर स्क्रॉल कर रहे हो, मुझे पता तुमने क्या खोला, हो गया बेटा सबका, ये लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसके बाद। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 2019 पेपर, बोर्ड का 2019 का पेपर था, उसमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, अब हाँ 120, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सी लेवल अबव द लेक, सो ऑब्वियसली इट्स 120 मीटर्स, क्या बलिए आपने आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊं, बहुत छोटा आंसर, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में इसकी सिर्फ फिगर बना लो, आपका 70% ऑफ द क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, बिकॉज उसके बाद तो सिर्फ ट्रायंगल्स में tan रेशियो निकालनी रहती है, ठीक है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड्स अ बर्ड flying at a distance of 100 meters from him. A boy standing on the ground observes a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degree. तो ये bird है, let me say A is the position of the boy, और उसने जब bird को observe किया तो angle of elevation था 30 degree, और distance कितना है 100 meters, तो AB is 100 meters, AB is 100 meters, एंगल BA एक वर्टेक्स और लेंगे तो साथ में आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सी अभी मैंने मेंशन नहीं किया, सी लिख लो, बिकॉज कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वहां से सी ले लें। A girl standing on the roof of a 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. The boy and girl are on the opposite side of the bird. तो bird बेचारा यहाँ है तो girl कहीं यहाँ हो, ठीक है, ये गर्ल की पोजीशन होगी, तो यहां से उसने ऑब्जर्व किया गर्ल ने
the angle of elevation comes out to be 45 degree. और गर्ल किस हाइट पर है? 20 meters. ठीक है, ये मैं ले रही हूँ. Now this is point C, this is D, this is E. So E is the point of the position of girl. क्या कह रहे हो? Angle BAC is 30 degree. So position of girl DE is equal to 20 meters, right? So angle BEF is equal to 45 degree. ठीक हो गया? क्यों? Find the distance of the bird from the girl. तो हमें निकालना क्या है? Distance BE. Correct to the nearest. बिल्कुल, वेरी गुड. चलो करो सॉल्व. इतना क्लियर हो गया सबको? ये समझ में आ गया? तो अब हमें BE निकालना है. करवाओ, लिख लिया आज. ठीक है ना? मैं रब कर दूंगी फिर. चलो, अब मैं लूंगी सबसे पहले तो बॉय की पोजीशन में 100 मीटर्स दिया हुआ है. ठीक है, सो आई विल टेक इन ट्रायंगल ACB, राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, ये भी है और ये भी. ठीक है, इन ट्रायंगल ACB BC अपॉन AB, क्या रेशो ली मैंने? BC अपॉन AB. BC अपॉन AB क्या रेशो लिया है? sin 30. sin 30. BC ट्रायंगल देखो ना, ये है ना, तो BC is the opposite side, AB is the hypotenuse, sin 30 degree. ठीक है, तो BC AB क्या हुआ? 100, sin 30 is 1/2. BC is 50 meters. BC आ गया 50 meters. समझ में आ गया? तो CF हमारा कितना है? 20 मीटर्स. BF कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20, 30 मीटर. ये समझ में आ गया? नहीं, उसने करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है तो 15 एग्जैक्ट नहीं आ सकता ना. और 45 का एंगल दिया हुआ है तो तुम कैसे 15 ले सकते हो? वहां भी 30 लगा दो. हाँ, गलत कर रहे हो. समझ में आ गया? अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल रह गया? ट्रायंगल BFE. इन ट्रायंगल BFE दूसरा एंगल जो बना है ना वो इस वाले में बना है, और मुझे निकालनी BE की हाइट है, तो BE की लेंथ है. BF अपॉन BE इज साइन 45 डिग्री. BF कितना दिया हुआ है? 30. BE मुझे निकालना है. साइन 45 क्या होता है? 1/√2. सो BE इज 30√2. अब क्वेश्चन में देखोगे ना तो ये वाला आपको √2 है जो वो मेंशन किया हुआ है, कुछ नहीं कहा हुआ उसने, चुपचाप से लिख दिया √2 इज इक्वल टू 1.414. तो पहली चीज तो √2 कोई क्वेश्चन में यूज होना ही होना है. उसने आपको बता दिया कि आंसर में कहीं √2 आएगा. अब आप क्या करोगे? 30 इंटू 1.414, इसको सॉल्व करके 14.14 आप आंसर निकालोगे 42.42. करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर. तो क्या आंसर आएगा? नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर. (42 into 100) थोड़ी ना कर दोगे. 42 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करना है इसको. नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब कि अगर ये 0.5 होता तो 43 हो जाता. ठीक है, अगर ये 42.5 से, हाँ, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल. हाँ, सॉरी, सेंटीमीटर गलती से लिखा होगा, मीटर.
मीटर ही होगा नियरेस्ट, पर सेंटीमीटर गलती से लिखा है। ठीक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, करेक्ट नियरेस्ट मीटर। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। कर दिया ठीक। ये लो फिर से शेयर कर। हमारा रिचुअल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ चलो। मैंने करेक्ट वाली वर्कशीट भी भेज दी है। क्वेश्चन 4, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, TF is a tower. The elevation of T from A is x degrees, where tan x is equal to 2/5. AF is 200. Elevation of T from B, where AB is 80, is y. तो आपको फिगर पूरी बना के दी है, बस क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कभी भी क्या दिया। हाँ, फिगर पूरी बनाकर दी हुई है क्योंकि इसने आपको एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, एंगल्स x और y में दे दिए कि ये x है, ये y है, दिस इज A, B and 90 degree। ठीक है। So angle of elevation of tower from point A is x degrees और आपको दिया हुआ है tan x किसके इक्वल है 2/5। AF दिया हुआ है 200 meters, AB is 80 meters। सिंपल लग रहा है तो करो बेटा सॉल्व। कैलकुलेट, वो भी लग सकता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर TF, आपको TF निकालना है तो लेट हाइट ऑफ टावर TF इज इक्वल टू h मीटर्स। ठीक है। वैसे तो आपको एंगल y निकालने को कहा है तो एंगल y नहीं निकालना होगा। सेकंड पार्ट जो मैंने कैंसिल किया ना उसमें लिखना होगा फाइंड tan y। ठीक है, सेकंड पार्ट में है फाइंड tan y। बेसिकली आईसीएसई की बुक में था, वहां पे उन्हें कंप्लीट एंगल्स की जगह डिग्रीज में और मिनट्स में भी एंगल दिए होते हैं, तो दे कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आल्सो। टेबल्स में दिए होते हैं ना, उनके पूरी वैल्यूज होती है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब उसमें हमें करना क्या है, आपको x देखो, आपने उसने tan x दिया हुआ है, x क्या है कोई एंगल हमें नहीं पता, लेकिन वो रेशियो दे दी 2/5। तो x जो है कौन से ट्रायंगल में आता है, ट्रायंगल TFA। x जो आता है वो आता है ट्रायंगल TFA में। ठीक हो गया। तो TF अपॉन AF इज हाउ मच, tan x, इट विल बी 2/5। सॉल्व कर लो, खत्म। वही तो चीज है इसमें, बस x आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। tan x को 2/5 हमें भाई दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर्स। तो अगर मैं पूछती हूँ tan y की वैल्यू क्या है, फाइंड tan y, तो आप निकाल सकते हो। TF इज 80 मीटर्स है ना, और हमें निकालना है tan y। ट्रायंगल कौन सा लोगे, TFB। ठीक है, तो मैं लूंगी ट्रायंगल TFB। TF अपॉन BF इज tan y, बस tan y की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज TF, आपने निकाला है 80, BF क्या होगा, बस दैट्स इट। हेलो, हाँ मैं ले जाओ, ले आओ, हाँ ले आओ। तो tan y विल बी इक्वल टू 2/3। अब इस 2/3 0.67 के बेसिस पर हम एंगल निकालते हैं जो आपके लिए नहीं है।
ठीक है, तो यू डोंट हैव टू फाइंड दिस एंगल, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं है, अदर देन योर कंप्लीट एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स आपको नहीं कोई एंगल है। क्लियर हो गया इतना? तो कल आपको कुछ ना कहा जाए, उसने कहा कि tan y निकालना है, tan x is 2/5, find tan y, you know how to do it, आपको tf निकालना होगा, उसे यूज करके आपको df निकाल लिया या जैसे भी दिया होगा, you have to find what is the ratio tan y। क्लियर हो गया इतना हमें? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। अनदर डिफरेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसी की वेरिएशन में आ गया, आपको tan x दिया हुआ था, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, तो ये कुछ नहीं लग रहा है, ये ऐसे ही है। मैंने आपको बता दिया था ना कैसे करना है, बता दिया था। At a point on the ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। ये एंगल जो भी है, एंगल ACB, तो let angle ACB is x because AB is the tower, C is the point on the ground, C is your observation point। तो यहां से आपने चेक किया, आपका जो भी एंगल है उसका टेंजेंट बन रहा है 5/12। टेंजेंट क्या होता है? tan। tan किसका बनता है? एंगल का, तो उसने दिया हुआ है tan x is 5/12। बस इसका इतना ही काम है और कुछ नहीं है। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, अदरवाइज जो आप सोचते हो कि tan 30 क्या है, tan 45 क्या है, उसने डायरेक्टली बता दिया कि कोई एंगल है, उसकी रेशियो दे दी 5/12। On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle is found to be, tangent of angle is found to be 3/4। tangent of angle found to be 3/4, तो tan y क्या हो गया? 3/4। find the height of the tower। चलो, let AB is h meters। बस बेटा ये डिस्टेंस, आप सी पॉइंट पे खड़े थे, सी से डी पर चले गए, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 192, तो CD is 192 meters। दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। इतना ही लिखना बहुत होता है अपने उसमें, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। तो पहले आप क्या करोगे, कौन सा ट्रायंगल लोगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वर्टिकल टावर का है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन सा पहले ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल ABC, AB upon BC is equal to, AB upon BC किसके इक्वल आ जाएगा? AB upon BC tan x। tan x हो गया। tan x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 5/12। होता क्या था, आपको एंगल दिया होता था 30, 45, 60, आप वैल्यू सोचते थे, यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी, एंगल नहीं सोचना बस। ठीक है, 5/12 तो कौन सा एंगल हुआ वो नहीं सोचना, बस आपको एंगल के साथ वैल्यू दे दी 5/12। ले सकते हो, मतलब मैं तो एक्स वाई ऐसे लिया, आप थीटा लेकर इसको ए ले लो, पी ले लो, वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारा h, BC कितना है, अब इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल BC 192 थोड़ी ना है, BD। हाँ ठीक है, y नहीं लोगे ना बेटा, इसको P ले लो या इसको A ले लो। ठीक है, तो BC को मैं क्या लिखूंगी, 192 प्लस A, और tan x आपको दिया है 5/12। फिर मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगी, छोटे वाला, कौन सा होगा? AB अपॉन BD इज tan y। tan y किसके इक्वल दिया हुआ है? AB क्या है? h, BD क्या है? A, 3/4। h और a में दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लो, यहाँ पे सॉल्व ऊपर का लिख लिया डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड, समझ में आ रहा है?
तो यहां से हम लिखेंगे h अपॉन 192 प्लस a इज इक्वल टू 5/12. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 5 इंटू 192 प्लस a इज इक्वल टू 12 इंटू h. और यहाँ पर h की वैल्यू क्या दी हुई है? 3/4 a, या a को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. a की वैल्यू है इधर भेजा भी अच्छा. ठीक है, हमें h निकालना है ना बेसिकली. तो a की मैंने वैल्यू निकाल दी यहाँ से 4/3h. समझ में आ गया? सिर्फ a को यहाँ ले गई, 4 को यहाँ ले गई, 3 को यहाँ ले गई. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 4h इक्वल्स टू 3a. तो a की वैल्यू क्या है? 4/3h. ठीक हो गया? तो ये 5. हाँ, क्या अलग अलग होंगे? हाँ, ये अलग है बेटा. यहां से मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ बस. 4/3h इज इक्वल टू 12. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. $960 plus 20/3h is equal to 12h. ठीक है ना? अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं. $960 is equal to 12h minus 20/3h. 960 into 3, अब मैं कॉमन एलसीएम ले रही हूँ. 36h minus 20h. तो 16h is equal to 960 into 3. तो ये 60 हो गया. आंसर विल बी इक्वल टू 180 मीटर्स. हाइट आपकी आ गई 180 मीटर्स. इसमें ए की वैल्यू कुछ निकालने को नहीं कहा था, हमें सिर्फ हाइट निकालने को कहा था. दैट वी फाउंड आउट. 19th and 20th है. Madhav is absent. Dikshit is present. Pushkar absent. Purab absent. नहीं. Ayan, Mehak, Harshita, Panav नहीं आया. Path, Keshav is here. Vasu नहीं आया. Yes. चलो नेक्स्ट लिखो. एक क्वेश्चन और करो. चलो, वैसे भी क्लास 8 स्टार्ट हुई है. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ जी, लगाऊंगी अब. माधव क्यों नहीं आया अभी? माधव बस करो तुम्हारा दिमाग इसमें बड़ा चलता है. बस करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. A man on the deck of a ship 16 meters above water level observes that the angle of the top of the cliff is 45 degrees and angle of depression of the base is 30 degrees. Calculate the distance of cliff from the ship and height of the cliff. A man standing on the deck of a ship. So this is a ship. यहाँ पे deck of the ship पे खड़ा है man. Observes that the angle of elevation of the top of the cliff. So this is a cliff
यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज फाउंड टू बी हाउ मच? 45 डिग्री। क्लिफ होती क्या है? समुद्र में जो छोटा सा आपका सी होता है उसमें छोटी सी आपकी वो आ जाती है, कोई रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, टाइटैनिक नहीं, वो आइसबर्ग होता है, टाइटैनिक वाला तो कोई रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है इन बिटवीन, या कुछ छोटा सा एक पहाड़ बना होता है, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, ये बेस है क्लिफ का, इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, ठीक है। सो AB is the height of the man, deck of a ship 16 meters above. CD is the cliff. AB is height of man, which is 16 meter. CD is the height of cliff. कपड़े रखे हैं वहां पे, चेंज हो। H meters. Angle CAE is 45 degree. This is angle of elevation. इस वाले क्वेश्चन में ना आपको डिप्रेशन एंगल शो भी नहीं करना पड़ता, वो बन ही जाता है। एंगल EAD is equal to 30 degree, which is your angle of depression. क्लियर हो गया? Distance of the cliff from the ship. So you have to find the distance BD. And also the height of the cliff. So let BD be equal to x. Let BD be x meters. Height of the cliff तो आपने h लिया ही है, ठीक है। तो DE की लेंथ बता सकते हो किसके इक्वल होगी? 16 मीटर। ठीक है, और CE क्या होगा? h minus 16। अब दो ट्रायंगल्स बनते हैं 90 डिग्री एंगल वाले, एक 45 वाला और एक 30 वाला, ठीक है। DC इक्वल टू h नहीं है, CD इक्वल टू h। क्यों? ने DE नहीं कहा, DC ठीक है, मुझे DE लगा था। ये तुम्हारा +8 ही है, ठीक है। तो दिस इज h minus 16, this is 60, this is also x। तो आप लोगे सबसे पहले इन ट्रायंगल 45 वाला सबसे इजी होता है, मैं पहले वही लेती हूँ। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस में होता है ना तो आई ऑलवेज प्रेफर, एक वेरिएबल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा CE अपॉन AE इज tan 45। तो सबसे इजी होता है tan 45। CE कितना दिया हुआ है h minus 16, AE कितना दिया हुआ है x is equal to 1। तो आपका h minus 16 is equal to x। क्लियर हो गया इतना? अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AEB या DEA, ठीक है, DEA या AEB। डिस्क्रिप्शन लिख लिया सबने? ये BD equals to CE, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। पता है ये टू प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं है, 9th के होते हैं ना, तो फिर बड़े अच्छे से काम करते हैं। अभी ऐसे ही यूज करना है इसको। ट्रायंगल वही बनेगा, ट्रायंगल AEB, ठीक है। तो हम लेंगे DE अपॉन AE इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। DE कितना है 16, AE कितना दिया हुआ है x, tan 30 कितना 1/√3। अब x की जो पिछली वैल्यू थी आप डाल दोगे यहाँ पर, आपके पास आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो आप लिखोगे 16 अपॉन h minus 16 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसको। समझ में आ रहा है ना अब तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस? क्या प्रॉब्लम? तो क्या हो गया, वैसे कर लो। h क्या होगा? हाँ वो तो निकालनी है हमें, ये आ गया। अब कोई हमें √3 नहीं दिया हुआ था, 16 कॉमन लेकर हमने लिख लिया 16 into √3 + 1 is the height of the tower
And what is the distance between the ship and the cliff? X की वैल्यू भी निकालोगे, ये आ गया ना h, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h 16√3 into plus 16, 16√3 plus 16 minus 16, ये खत्म कैंसिल हो गया, 16√3. So distance BD is 16√3 meter. Distance, the height CD is 16 into √3 plus 1 meter. समझ में आ गया ये? हाँ तो h प्लस आ गया, वो तो बात है कि बेटा 16 कॉमन ले लोगे, ठीक तो आ गया √3 plus 1. सिल्वर आग रुको रुको रुको, व्हाइट शूज पहन के रखे हैं वहां पे, समझ में आ गया ये? मीटर्स, हाँ x की वैल्यू 16√3 plus 16 minus 16, यहाँ पे पुट किया ना मैंने h की वैल्यू. हाँ हाँ तो मेरा क्या है देखो, मेरा समझ में आ गया ये? चलो ये वाला एक्सरसाइज आप खुद एक बार